अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर की थ्योरी जो थी वो सारी की सारी ख़त्म कर ली थी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, वो सारे के सारे आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ख़त्म कर लें। मतलब आज की इस वीडियो के बाद चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने परफॉर्म करने हैं सारे तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है। और जो है वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे बड़े बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो उनमें से सिर्फ वही चूज़ करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो और जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोगों ने परफॉर्म करना है, फिर चौथा, पाँचवा, छठा और 10। और इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम है जो हम लोग खुद से बना लेंगे, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। इसको कह लें कि ये एक्स्ट्रा आपके पास जो है प्रॉब्लम है जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे और फिर हमारे पास जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5 ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल की ये जो है वो हमारे पास पहली वीडियो है चैप्टर नंबर 5 की, और ये एक ही वीडियो होगी इस चैप्टर की जिसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली किस टॉपिक से रिलेटेड है? ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। सेंटर ऑफ मास का जो टॉपिक हमने पढ़ा था ये वाला प्रॉब्लम उस टॉपिक से रिलेटेड है। और सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल जो कि न्यूमेरिकल नंबर या फिर प्रॉब्लम नंबर आपके पास 1 है, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हम लोग यही वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं। इससे आगे भी हैं, वो भी जो है वो आसान ही है, लेकिन उन्हें हम लोग ज़्यादा जो है वो यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब सारे हम लोग सॉल्व नहीं करें क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाले प्रॉब्लम्स जो है वो पेपर में नहीं आते हैं। इसके अलावा और जो हम लोग प्रॉब्लम्स जो है वो कैंसिल कर रहे हैं वो लैडर वाली प्रॉब्लम है। लैडर वाले अच्छे खासे प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर आपको यही सेंटर ऑफ मास वगैरह या फिर लोकेशन ऑफ एक्सिस वगैरह जो है वो निकालना होता है। ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये एक तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब अच्छे खासे लंबे हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर अगर हम लोगों ने इनको कवर किया। और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पेपर के अंदर ज़्यादातर जो है वो नहीं आते हैं, और अगर आ भी गए तो आप लोग जो है वो चॉइस के अंदर इनको छोड़ सकते हो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। और ये भी सिर्फ हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है वो सेंटर ऑफ मास का हमने टॉपिक कवर किया था, तो आपको थोड़ा सा जो है वो अंदाज़ा हो जाए कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम हो या फिर सेंटर ऑफ मास अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब अगर बुक के अंदर पढ़ें कि आपको बुक के अंदर उन्होंने सवाल किस तरह से पूछा हुआ है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 में वो आपसे पूछ रहे हैं कि लोकेट करके बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। या आपको जो है उन्होंने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो आप लोकेट करके बताओ। ईच ऑफ मास m, जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स दिए हुए हैं आपको, ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये डायग्राम भी आपको जो है वो प्रॉब्लम के अंदर बना के दी हुई है। यहाँ पे पहला पार्टिकल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा है, और हर पार्टिकल का जो मास है वो m है, मतलब इक्वल मास है सबके। और इसके बाद बोल रहे हैं कि अरेंज्ड टू कॉरेस्पॉन्ड इन पोजिशन टू द 6 कॉर्नर ऑफ रेगुलर प्लेनर हेक्सागोन। वो भी इन्होंने सवाल में बता दिया कि ये जितने भी हमारे पास पार्टिकल हैं हर पार्टिकल का मास m है, और ये कहाँ पे पड़े हुए या फिर इनकी पोजीशन कहाँ पे है? हर पार्टिकल की जो पोजीशन है वो हेक्सागोन का कोना है। मतलब हेक्सागोन के जितने हमें पता है कि हेक्सागोन के अंदर 6 कॉर्नर होते हैं, 6 कोने वाली जो शेप होती है उसको हम लोग हेक्सागोन बोलते हैं। और प्रॉपर प्लानर हेक्सागोन है तो वो कुछ इस तरह का जो है वो होगा, जो आपकी बुक के अंदर भी उन्होंने जो है आपको दिया हुआ बना के। तो उसके हर कॉर्नर के ऊपर एक जो है वो आपके पास पार्टिकल पड़ा हुआ है, हर पार्टिकल का मास m है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पे होगा। अब सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस हेक्सागोन का जो ओरिजिन है इसको हम लोग सबसे पहले तो अपना एक ग्राफ बनाएंगे। इन्हीं लाइंस को जो हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो एक्सिस है हमारे पास ये y है, और ये वाला जो एक्सिस है ये आपके पास x एक्सिस है। और इस हेक्सागोन को हमने बिल्कुल उठा के प्लेस कर दिया है ओरिजिन के ऊपर, मतलब इसका जो ओरिजिन है और जो हमारे ग्राफ का ओरिजिन है वो आपस में मिला हुआ है। अब अगर यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स खुद से दे दें, क्योंकि ये एक प्रॉपर हमारे पास शेप है, तो हम कोऑर्डिनेट जो है उसको खुद से भी दे सकते हैं, जो कि आपकी डायग्राम के अंदर उन्होंने बोला वो भी है कि ABC जो है वो आप करके
कोऑर्डिनेट्स को ले सकते हो, या फिर वैसे भी अगर हम लोग कुछ भी कोऑर्डिनेट दें तो खुद से दे सकते हैं। अब फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस वाले पॉइंट तक का, इसको हम लोग बोल रहे हैं ये ए है, ठीक है, यहाँ तक जो है वो आपके पास ए है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर कितनी पोजीशन पे आ रहा है, हम बोल देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये बी है, ठीक है, इसको ए और इसको बी बोल दिया है। अब अगर इस वाले पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट दें तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होगा, क्योंकि एक प्रॉपर हेक्सागोन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हमने दिया है वो ए दिया है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होगा, लेकिन माइनस के साथ, माइनस का ए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस वाली साइड पे एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस साइड पे नेगेटिव होती है। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव आपके पास वाई एक्सिस है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और बी जो है वो तो उतना ही डिस्टेंस है जितना जो है वो यहाँ इस वाले पॉइंट पे था, मतलब वाई के ऊपर तो सेम डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे जो है वो बी आएगा और है भी पॉजिटिव के अंदर, तो पॉजिटिव ही जो है वो ये हमारे पास रहेगा। अच्छा, इसके बाद फिर जो है वो अगर दूसरे पार्टिकल्स को हम लोग डिस्टेंस दें तो ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट 4, इस पॉइंट 4 के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक्स जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और वाई जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक्स की जो वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी यानी कि पॉजिटिव ए, वाई की वैल्यू नेगेटिव बी के अंदर आएगी। और ए बी ही क्यों है कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमारे पास ये हेक्सागोन है, एक प्रॉपर हेक्सागोन है। तो जितना डिस्टेंस या फिर जितनी जो है वो फासले के ऊपर ये वाला पॉइंट होगा उतनी फासले के ऊपर ये वाला भी होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके ओरिजिन को बिल्कुल मैच कर दिया अपने ग्राफ के ओरिजिन के साथ। तो एक्स एक्सिस पे तो डिस्टेंस वही, अगर आप लोग वैसे भी देखो, ये तो हमने एक रफ सी डायग्राम बनाई है, अगर प्रॉपर बुक के अंदर देखो तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होता है हेक्सागोन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास ए ही कहलाएगा और जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होता है, तो बी भी जो है वो उतना ही बी कहलाएगा। और मतलब ये ए बी जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, नंबर्स की जगह पे हमने ए बी सी लिखा हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाई के अंदर जा रहा है। फिर ये 5 वाले को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों नेगेटिव के अंदर चले जाएंगे, तो माइनस का ए और माइनस का बी। बाकी डिस्टेंस अगर आप लोग देखो तो वही कॉन्सेप्ट है कि सबके जो है वो सेम है। अच्छा, अब अगर 3 वाले को देखें हम लोग पॉइंट को, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, इस 3 वाले के, इसको जो है हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट सी का। अच्छा, इस वाले ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ एक्स वाली के अंदर ही होगा, मतलब एक्स के अंदर ही होगा, और वाई जो होगा वो 0 होगा। तो एक्स को हमने यहाँ पे जो है वो सी कॉन्सिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सी है। अब ये जो है वो सी है तो ये नेगेटिव सी बन जाएगा, नेगेटिव सी, और वाई जो है वो 0, क्योंकि वाई के ऊपर कुछ डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब ये पूरे का पूरा जो पॉइंट है वो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। और मास सबका हमें पता है कि ये भी एम है, ये भी एम है, ये वाला जो है ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है और ये भी एम है, ठीक है। तो ये काम जो है वो हमारा हो गया कोऑर्डिनेट्स वगैरह देने का, और जो है वो हमारे पास हमें मासेस भी पता है। अब चूंकि ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर ही है, तो अगर आपको जो है वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स बताने, लोकेट करके बताना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखें कि फाइंड क्या करना है हमें, तो सेंटर ऑफ मास इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई बताना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का, क्योंकि मास जो सेंटर ऑफ मास है ये पॉइंट है ना, तो मैथमेटिक्स वाले जितने भी हैं उनको पता होगा कि जो पॉइंट होता है उसको हम लोग ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स और वाई की फॉर्म में जो बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो एक्स की वैल्यू बतानी है और वाई की वैल्यू बतानी है कि कितनी कितनी आएगी, मतलब एक्स की जगह पे या फिर एक्स के ऊपर कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा ये वाला पॉइंट, और वाई के ऊपर कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा, या फिर सिंपली जो है वो हमें पॉइंट बताना है इसका। तो अगर हम लोग फार्मूले याद करें तो सेंटर ऑफ मास ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या देखा था, इसको निकालने का फार्मूला क्या है, समीशन ऑफ एम आई और एक्स आई, मास इनटू जो है वो आपके पास कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई में जितने भी जा रहे हैं सबके, और अपॉन में जो है वो आपके पास समीशन ऑफ एम आई, ठीक है। फिर इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर अगर देखें तो वाई का सेंटर ऑफ मास अगर निकालना हो तो वाई के सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीशन ऑफ एम आई इंटू वाई आई और अपॉन में समीशन ऑफ एम आई, ठीक है। तो ये दो आपके पास फार्मूले हैं। अब सिंपली इन फार्मूले के अंदर जो है वो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा लिख दिया हमने,
फार्मूला तो आप लोगों को जो है पता लग गया होगा, तो आप लोग जो है वो नोट कर लेना। अच्छा, अब अगर एक्स एक्सिस वाले सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को हम लोग देखें तो हमारे पास 6 पार्टिकल्स है ना, तो यहाँ पे आएगा ऊपर m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 प्लस m4 इंटू x4 प्लस m5 इंटू x5 और प्लस m6 इंटू x6, ये पूरा आगे तक जा रहा है। और अपॉन में जो है आपके पास m1 प्लस m2 प्लस m3 और करते करते m6 तक जा रहा है। सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, अब m की जो वैल्यू है वो सबके लिए जो है वो सेम है, m है, तो m1 m2 m3 नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ m लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा m, ठीक है। और पहले वाले पार्टिकल का देखें तो x एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, a, तो m के साथ माइनस का a प्लस दोबारा से m, ठीक है। m2 भी जो है वो हमारे पास m ही है, उसका मास भी m ही है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो a है, तो पॉजिटिव का a है, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर आपके पास तीसरे का जो है वो m इंटू सी है, ठीक है, और प्लस फिर आपके पास जो चौथे का है वो आपके पास m इंटू ए है, तो m इंटू ए लिख दिया हमने। फिर इसके बाद जो है वो प्लस चौथे के बाद पाँचवा है, तो m इंटू माइनस का a हो जाएगा ये यहाँ पे, और प्लस का m इंटू इसका अगर x वाला कंपोनेंट देखेंगे तो माइनस का c, और अपॉन में जो है वो आप m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m, 6, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो m मल्टीप्लाई होगा माइनस के a के साथ, तो माइनस का m आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो प्लस का m आ जाएगा, फिर प्लस का mc आ जाएगा, फिर प्लस का जो है वो आपके पास ma आ जाएगा, फिर माइनस का ma आ जाएगा, और फिर माइनस का mc आ जाएगा, और अपॉन में जो है वो जब ये सारे के सारे ऐड होंगे तो 6m आएगा आंसर, ठीक है। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, और ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो ऊपर आ गया 0, और अपॉन में आ रहा है आपके पास 6m, और x का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के, क्योंकि ऊपर 0 और नीचे जो आपके पास डिवाइड में 6m है, तो 0 को जब 6m से डिवाइड करोगे आप लोग तो आपके पास आंसर जो वो 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x का कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या आ रहा है, 0, ठीक है। यानी कि x एक्सिस के ऊपर जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास कितना होगा, 0। इसी तरह फिर अगर y के लिए हम लोग देखें तो y के लिए भी आप लोग जो है वो यही सब दोबारा से करोगे, और दोबारा से करने के बाद देखते हैं कि y का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कि y का सेंटर ऑफ मास, और दोबारा से वही जो है वो हम लोग करेंगे m1 y1 प्लस का m2 y2 प्लस का m3 y3, और करते करते m6 y6, और अपॉन में जो है आपके पास m1 प्लस m2 और करते करते m6। y का सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 की जगह पे m आ जाएगा, और जो इसका कोऑर्डिनेट है वो b है, तो यहाँ पे जो है वो पहला वाले का b आ गया, प्लस फिर m और उसका जो है वो भी आपके पास जो है पॉजिटिव है, तो दोबारा से पॉजिटिव के अंदर b आ गया, फिर m, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 0 है y का कोऑर्डिनेट 3 के अंदर, तो ये 0 आ गया, फिर m चौथे का जो है वो आपके पास माइनस b है, तो यहाँ पे माइनस का b, और यहाँ पे भी आपके पास माइनस का b है, तो दोबारा से माइनस का b, और यहाँ पे आपके पास 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया, और अपॉन में हमें पता है कि m सब ऐड होंगे तो 6m आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग 6m लिख रहे हैं। y का सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, ये जो है वो आपके पास mb प्लस का mb प्लस का, ये तो 0 ही हो गया, तो इसको 0 जब मल्टीप्लाई हो तो 0 आएगा, तो 0 लिख दिया, फिर माइनस का mb प्लस नहीं बल्कि माइनस का दोबारा से mb, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, mb और प्लस का 0 और अपॉन में 6m, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ऊपर 0 आ गया, नीचे 6m है, और जो आपके पास y का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आया वो भी किसके इक्वल आया, 0 के, क्योंकि 0 को जब आप 6m से डिवाइड करवाओगे तो आंसर 0 आएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो 0,0 आए, और इसका क्या मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास जो है वो आपके पास ओरिजिन के ऊपर है। सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वो ये रहा, मतलब इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है, दूसरे लफ्ज़ों में कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो पूरे का पूरा मास कंसंट्रेट हो रहा है वो इस वाले पॉइंट के ऊपर हो रहा होगा, जो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर है हेक्सागोन का। तो सिंपली ये हमारे पास जो था वो प्रॉब्लम नंबर 1 था, आसान सा। इसी तरह फिर जो है हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम के ऊपर, और सेंटर ऑफ मास वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से हमने यही वाला सिलेक्ट किया है,
और बाकी अगर करने हुए तो आप लोग जो है वो भी कर सकते हो, आसान है वो भी, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग जो है वो एक ही करेंगे यहाँ पे। अगला जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व करना है वो कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 को देखते हैं कि वो क्या है और उसे जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो हमारे पास रिलेटेड है एंगुलर मोमेंटम से, और आपसे बोला जा रहा है अगर इसकी वर्डिंग पढ़ें तो अ पार्टिकल विद मास 4 kg, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया हुआ है 4 kg, ठीक है, मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाइड बाई t, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी दी हुई है, ये इसका मास दिया हुआ, और आपसे बोला जा रहा है कि ये जो पार्टिकल है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर जो है मूव करता जा रहा है। वेयर t इज इक्वल टू 0 इज़ द इंस्टेंट दैट द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे एक जो है वो एक्स वाई का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये वाई है, एक्स है, और जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर, और आपसे बोला जा रहा है कि उसका जो मास है वो 4 kg है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 15 t के बराबर है। मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। पहला सेकंड गुजरेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 15 मीटर पर सेकंड होगी, मीटर पर सेकंड यूनिट भी लगा देते हैं। 2 सेकंड गुजरेंगे तो जो 15 है वो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 सेकंड गुजरेंगे, 15 30 से मल्टीप्लाई, 15 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तीसरे में जो इसी तरह फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। और आपको बताया हुआ है कि 0 जो है वो आपके पास एक ऐसा लम्हा है या ऐसा इंस्टेंट है कि जिसके ऊपर जो बॉडी थी या जो पार्टिकल था वो ओरिजिन के ऊपर था। मतलब टाइम 0 के ऊपर, कि जब उसने चलना स्टार्ट नहीं किया था, 0 टाइम के ऊपर जो बॉडी थी वो ओरिजिन के ऊपर थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो जब बढ़ना स्टार्ट हुई तो वो इतनी वेलोसिटी के साथ बढ़ना स्टार्ट हुई, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 15 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड के अंदर 30 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह से करते करते आगे तक जा रही है। अब पार्ट ए के अंदर आपसे पूछा हुआ है, पार्ट ए के अंदर आपसे पूछा हुआ है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, कि जब टाइम 2 सेकंड गुजर गए, 2 सेकंड गुजर गए, व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट P। बताओ जब टाइम 2 सेकंड गुजरे तो इसका लीनियर नहीं एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या था, ठीक है। अबाउट द पार्टिकल अबाउट अ पर्टिकुलर, कहाँ गया, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट P लोकेटेड ऑन द वाई एक्सिस। अब 2 सेकंड गुजरने के बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फर्ज करो कि 2 सेकंड गुजरने के बाद जो पार्टिकल था वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, और इसी डायरेक्शन के अंदर आगे मूव करता जा रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वाई के ऊपर एक पॉइंट P है उसकी रिस्पेक्ट से, और वाई के ऊपर जो पॉइंट P है उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 6 मीटर अवे फ्रॉम वाई एक्सिस। जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ फ्रॉम द ओरिजिन कि इस वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ये इसकी वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ये इसकी वेलोसिटी है, और हमें जो बताना है वो ये बताना है कि इस पॉइंट P के अराउंड अगर ये जो है वो रोटेट करे, इसके अराउंड अगर ये इस तरह से रिवॉल्व करे तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कितना होगा। अब ये हमारे पास y है, ये आपके पास जो है वो x एक्सिस है, और जाहिर सी बात है कि ये जो होगा ये फिर रेडियस बन जाएगा। अगर इसके अराउंड या इसके अबाउट हमें जो है वो एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का बताना है, ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास जो है वो थीटा है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी का जो अगर हम लोग कंपोनेंट निकालें जो कि इस डायरेक्शन के अंदर निकलेगा तो थीटा जो है वो हम लोग ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमें उन्होंने पार्ट बी के अंदर क्या पूछा हुआ है, पार्ट बी के अंदर पूछा हुआ है कि आप निकाल के बताओ व्हाट टॉर्क अबाउट पी एक्स ऑन द पार्टिकल। टी निकाल के बताओ, टॉर्क निकाल के बताओ कि इस पॉइंट के ऊपर पी की रिस्पेक्ट से टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, वो भी निकाल के बताना। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें लीनियर मोमेंटम की भी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ये भी आप लोग जहन में रखना कि इसका जो होगा वो लीनियर मोमेंटम भी होगा, जो कि मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि इन्होंने मास भी दी जो है वो हमें दिया हुआ है, तो मास भी जो है हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब टॉर्क के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, टॉर्क जब हम लोग पढ़ लेते तो उसके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी
कि ये अगर आपके पास पॉइंट P है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर इस तरह से जो है वो फोर्स लगाई जा रही है, या फिर जो है वो बिल्कुल सीधी ऊपर की डायरेक्शन के अंदर जो है वो हम लोगों ने एग्जांपल भी ली थी कि इस तरह से अगर इसके ऊपर फोर्स लग रही है तो टॉर्क का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा। टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मोमेंट आर्म क्या होता है, इसको हमने आर बोला था, ठीक है। मोमेंट आर्म के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मोमेंट आर्म जो होता है वो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और आपको अगर याद हो तो हमने यहाँ से यूँ परपेंडिकुलर गिराया था और इस डी को जो है वो हमने निकाल के एक फॉर्मूले के अंदर बताया था कि टॉर्क जो होता है वो एफ इंटू डी होता है। अगर इस वाले फोर्स को आप लोग जो है वो कंसिडर कर रहे हो तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली जो आपके पास डिस्टेंस कहलाएगा उसको हम लोग मोमेंट आर्म बोलेंगे, और इस तरह से फोर्स जो आपके पास टॉर्क है वो निकलेगा। या तो इस तरह से, या फिर जो दूसरा तरीका था वो हमारे पास क्या था कि एफ को दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर दो। मतलब आप जो है वो इसको इस तरह से एक्सटेंड करो और यहाँ से जो है वो एक और आप अपना एक्सिस जो है वो कंसिडर करो, ठीक है, और इस एफ को जो है वो रिजॉल्व कर दो, एक ये वाला पार्टिकल और एक ये वाला पार्टिकल। फिर एफ का जो परपेंडिकुलर वाला पार्टिकल होगा, एफ का जो परपेंडिकुलर वाला पार्टिकल होगा वो आप लोगों ने जो है वो यूज़ करना होगा टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए। फिर आप ये आर वाला जो डिस्टेंस है ये ले सकते हो, यानी कि टॉर्क इक्वल आएगा एफ परपेंडिकुलर और साथ में मल्टीप्लाइड बाय आर। और इसका फार्मूला जो हमने बनाया था वो क्या बनाया था कि एफ इंटू आर साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला जो डिस्टेंस है वो हमें पता है कि ये जो कंपोनेंट है वो साइन थीटा से निकलता है। तो ये वाला फार्मूला भी और ये वाला फार्मूला भी, दो तरीके थे हमारे पास, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो या फिर इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकाल लो जो कि टॉर्क को जो है वो प्रोड्यूस करवा रहा होगा। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास केस है, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम के लिए भी जो है वो आपके पास लाजमी है कि आप इसको जो है वो रिजॉल्व करो। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है या फिर ये वाला जो आपके पास आर रेडियस इन्होंने दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। और अगर इसे हम लोग देखें कि ये सर्कल के अंदर अगर मूव करे, ठीक है, ये आपके पास जो है वो पार्टिकल पी है और कुछ इस तरह से अगर केस बने, ये पार्टिकल ये वाला पी है, मतलब इसको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो हमें जो मोमेंटम चाहिए होता है, या फिर हमें जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट चाहिए होता है वो तो ये वाला चाहिए होता है कि जो इस डायरेक्शन के अंदर जो मूव कर रहा हो। मतलब अगर वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो हम तो इस वाले पार्टिकल को कंसीडर करके बताते हैं ना एंगुलर मोमेंटम। तो आपको या तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट निकालना होगा परपेंडिकुलर वाला, या फिर सिंपली आप क्या करो कि जो ये रेडियस है या फिर ये वाला जो आपके पास उन्होंने आपको वेक्टर दिया हुआ है, आप इसका परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला जो उन्होंने दिया हुआ भी है यहाँ पे। एंगल के अपोजिट वाला जो डिस्टेंस होता है वो किस वाला कौन सा आपके पास डिस्टेंस कहलाता है, परपेंडिकुलर। इसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो ये, ठीक है। एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड जो होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर होती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि आपके पास जो क्या बोलते हैं मोमेंट आर्म होगा कि जिसकी वजह से टॉर्क भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, और जो आपके पास पार्टिकल आप एंगुलर मोमेंटम के अंदर यूज़ करोगे वो कौन सा वाला आपको जो है वो डिस्टेंस चाहिए होगा, वो ये वाला चाहिए होगा। तो आप जो है वो ये वाला डिस्टेंस निकाल के जो इसके अंदर पुट कर सकते हो। तो अब चूंकि हमारे पास उन्होंने एंगल तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट तो निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये आर है इसको रिजॉल्व करके या फिर इसके अंदर साइन थीटा वाला फार्मूला लगा के हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो निकाल लेंगे। सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये हमने कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर यूज़ हो रहा है वो डिस्कस कर लिया। अब अगर जो है वो इसके सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ें तो सॉल्यूशन के अंदर सिंपली हम लोग जो है वो सबसे पहले रेफरेंस देंगे कि जो हमने लीनियर मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा था। अच्छा, ये पार्ट ए जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि पी और क्रॉस आपके पास आर जो होता है वो हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देता है, और जो पी होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी और साथ में आपके पास आर। अब अगर इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करें हम लोग, तो इन ट्राइंगल आप जो है वो इसके अंदर जो है वो बताओ कि इन ट्राइंगल, इसको नाम दे दो, ये जो है आपके पास ए है, ये जो है आपके पास ओ है, और ये जो है आपके पास बी है। अपने से कुछ भी नाम दे सकते हो कि ए ओ बी के अंदर अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज, सम पीपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, सही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के।
परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास यहाँ पे कितना है, इसको नाम दे दो कि ये डी है, ठीक है। ये वाला जो है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, मोमेंट आर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे डी और अपॉन में जो है आपके पास आर, इसको हमने बोल दिया कि ये डी है और ये जो है आपके पास आर है। अब जो है वो आपके पास जब क्या बोलते हैं इसको, आर इस साइड पे जाएगा तो ये आएगा आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी, यानी कि डी निकालना हो तो डी निकालने का जो फॉर्मूला है वो साइन आर साइन थीटा के बराबर है। और यही हमने टॉर्क वाले केस के अंदर या टॉर्क जब हम लोग पढ़े थे वहाँ पे भी किया था कि मोमेंट आर्म निकालने का जो तरीका होता है वो आर साइन थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस जो वो नहीं लगेगा, वी और आर के साथ लगेगा क्योंकि मास जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वी क्रॉस आर है। अब अगर जो है वो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर क्रॉस हम लोग हटाएं तो हमें पता है कि क्या लगता है, क्रॉस अगर हम लोग हटाएं और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर लिखें वी आर तो साथ में एक साइन थीटा लगता है, ठीक है। क्रॉस हटाया साइन थीटा लगा, ठीक है। अब जो ऊपर हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला बनाया हुआ है कि आर साइन थीटा जो है वो डी के बराबर है, तो एल इज इक्वल्स टू एम वी, और जो आपके पास आर साइन थीटा है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डी से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये रिप्लेस हो गया डी से। अब ये आपके पास फाइनल फार्मूला बन गया एंगुलर मोमेंटम निकालने का। सिंपली इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो और आंसर निकालो। एल इज इक्वल्स टू मास जो कि 4 kg है, यहाँ पे 4, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी का फार्मूला ये 15 इंटू टी, टी उन्होंने आपको दिया हुआ 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 2 पुट कर दोगे, और साथ में जो डी है ये 6 मीटर है तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 6 मीटर। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपके पास किसके बराबर आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 720 आ रहा है, 720। और जो इसकी यूनिट है आप लोग केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो हम लोगों ने बनाई थी जूल इंटू सेकेंड ये भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आपकी बुक के अंदर शायद केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड उन्होंने यूज़ की हुई है, केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड यूज़ की हुई है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो जो कि हम लोगों ने वहाँ पे बनाई थी। तो ये आपके पास जो है वो पार्ट ए हो गया। अब इसी तरह अगर पार्ट बी के ऊपर चलें, ठीक है, पार्ट बी के ऊपर चलें जिसके अंदर आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकाल के बताना है। तो टॉर्क का जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कौन सा वाला यूज़ करेंगे जो हम लोग पिछली वीडियो के अंदर बना के आए हैं कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन जो आपके पास चेंज इन टाइम होता है वो क्या आपको चीज़ देता है, टॉर्क की वैल्यू देता है। और चेंज इन जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे किसके बराबर होता है, एल एफ माइनस का एल आई और अपॉन, हाँ, चेंज जो होता है वो आपके पास एल एफ माइनस का एल आई होता है, और आपके पास जो अगर टाइम है वो उसका चेंज निकालना हो तो T2 माइनस का T1। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे एल एफ माइनस का एल आई और अपॉन में T2 माइनस का T1। अब एल एफ दो हमें जो है वो केसेस दिए हुए, दो हम लोग जो है वो स्टेजेस इनिशियल और फाइनल वाली कंसिडर कर रहे हैं। एक वाला पॉइंट के जिसके ऊपर ये ओरिजिन के ऊपर था, एक वाला पॉइंट के जिसके ऊपर वो यहाँ पे था। अब ओरिजिन के ऊपर जब ये था इनिशियल मोमेंटम इसका कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी स्पीड है वही 0 है, तो स्पीड 0 है तो इसका जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल आई की जगह पे 0, या फिर यहाँ पे बता दो कि एल आई जो है वो आपके पास 0 है, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, जूल इंटू सेकेंड। और जो एल एफ है इस वाले पॉइंट के ऊपर वो अभी हम लोग निकाल चुके हैं जो कि कितना है 720 जूल इंटू सेकेंड। और टाइम जो है वो आपके पास T1 आपके पास 0 है और T2 जो है वो कितना है 2 सेकेंड्स। तो अगर इसे जो है वो हम लोग पुट करें यहाँ पे तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो एल एफ की जगह पे लिखेंगे 720 माइनस का 0, ठीक है, टॉर्क निकालने के लिए। और नीचे जो आपके पास आएगा 2 माइनस का 0, तो T इज इक्वल्स टू 720 डिवाइड बाई 2, और 720 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर जो है वो आपके पास कितना आता है, 720 का आधा कितना होता है, 700 का आधा 350 हो गया, और 360 फिर भी करके देख लेते हैं 360। और यहाँ पे आप लोग लिखोगे टॉर्क की यूनिट जो कि किसके बराबर है, न्यूटन इंटू मीटर।
तो ये आपके पास जो है वो दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। और अगर इसको भी देखो तो 360 न्यूटन इंटू मीटर जो है वो आपके पास बुक के अंदर भी आपकी आंसर दिया हुआ उन्होंने। तो ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 4। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के ऊपर और उसको देखते हैं कि वो क्या है। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास जो है वो आपके पास m है, ठीक है, वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ उन्होंने बोला हुआ कि जो आपके पास पार्टिकल है उसका मास m है, इज़ लोकेटेड एट द वेक्टर पोजीशन r, वो वेक्टर पोजीशन r के ऊपर जो है वो लाई कर रहा है। और अगर इसकी डायग्राम या फिर इसकी मदद से, ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करें तो ये उसकी वेक्टर पोजीशन दी हुई है पार्टिकल की, कि ये जो है वो आपके पास पोजीशन वेक्टर से उन्होंने शो किया हुआ है कि ये आपके पास जो है वो पार्टिकल इस जगह पे ओरिजिन से हमारे पास पड़ा हुआ है, ये एक्स y है, और इसका मास जो है वो आपके पास कितना है m, ठीक है, एंड हैज़ अ लीनियर मोमेंटम वेक्टर p, और आपके पास जो है वो इसका लीनियर मोमेंटम है, जिसे उन्होंने जो है वो p से डिनोट किया हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा किसी भी, अगर हम लोग देखें तो डायरेक्शन के अंदर, वो आपके पास इस तरह से लीनियर मोमेंटम का भी उन्होंने आपको जो है वो वेक्टर दिया हुआ है। r नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो का मतलब कि इन दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ज़ीरो के बराबर नहीं है। इफ़ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन एक्स वाई प्लेन, अगर जो हमारे पास ये वाला पार्टिकल है ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर ही मूव कर रहा है, जेड एक्सिस को जो है वो टच नहीं कर रहा है, फिर जेड एक्सिस के अंदर मूव नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, तो प्रूफ करो आपने क्या प्रूफ करना है कि एल एक्स इज इक्वल्स टू एल वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एल एक्स की वैल्यू, एल वाई की वैल्यू, जो कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वाले वेक्टर के एक्स वाला कंपोनेंट है और वाई वाला कंपोनेंट है। बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम एक्स वाले एक्सिस में और वाई वाले एक्सिस में जो है वो ज़ीरो होगा, उसका कोई कंपोनेंट जो है वो एक्स और वाई के अंदर नहीं होगा, जबकि जो जेड वाला कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस के अंदर उसकी सारी की सारी वैल्यू होगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने जो है वो आपका मज़ीद पक्का करने के लिए फिर आपको जो है वो आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल किया है कि अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा हो तो ये प्रूफ करो कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो कम्प्लीटली जेड एक्सिस के अंदर होता है। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग पिछली वीडियो के अंदर जो है वो कवर करके आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमारे पास ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर मूव कर रहा है तो जो पार्टिकल के ऊपर एंगुलर मोमेंटम होगा या फिर उस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के अंदर होगी, आउटसाइड द बोर्ड या फिर इनसाइड द बोर्ड। ये हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने क्या देखा था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट है जो कि r क्रॉस p से हमारे पास आता है। और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हमने ये देखा था कि जो न्यू वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द बोथ, इसके भी और इसके भी, r के भी और p के वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इन दोनों से बाहर आ रहा होगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि अगर ये जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करे, एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव्स करे अगर पार्टिकल, तो आप ये बताओ कि एंगुलर मोमेंटम जो उस पार्टिकल का होगा उसकी वैल्यूज़ एक्स और वाई के अंदर ज़ीरो होंगी। और इसका मतलब क्या कि वो सारे के सारा जेड एक्सिस के अंदर मूव कर रहा होगा। अब यहाँ पे भी हम लोग जो है वो खुद से कॉन्सिडर करेंगे। सबसे पहले तो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि आर जो है इसकी जो पोजीशन वेक्टर है या फिर इसके जो है वो आई जे के वाले कॉम्पोनेंट है वो क्या है, एक्स आई प्लस का वाई जे, ठीक है, और प्लस का जेड के। और जो आपके पास लीनियर मोमेंटम है उसको हम लोग जो है वो किस चीज़ के कॉन्सिडर करते हैं, पी एक्स, पी जो है वो लीनियर मोमेंटम को शो कर रहा है, एक्स जो है वो सिंपली डिस्टेंस को शो कर रहा है क्योंकि आर जो है वो आपके पास डिस्टेंस होता है। पी एक्स आई प्लस का पी वाई जे और प्लस का पी जेड के। अब इसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपको आई जे के की फॉर्म के अंदर पार्टिकल्स या ये वाले जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं या फिर ये जो आपके पास आर और पी अगर ये आई जे के की फॉर्म के अंदर दिए हुए हों तो आप लोगों को अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? आपके पास क्या फार्मूला होता है, आई जे के, यहाँ पे आ जाता है पहले वाले वेक्टर के पार्टिकल्स यानी कि एक्स वाई
और z, और यहाँ पे दूसरे वाले वेक्टर के कंपोनेंट यानी कि px, py और pz और इनका डिटर्मिनेंट। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप इस तरह का चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत सारी जगहों पे जो सॉल्व करके आ चुकी हो, तो इसको ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को पता होगा। आई ये वाले कॉलम को निगलेक्ट करो, ये वाली रो को निगलेक्ट करो। यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे z आ गया, यहाँ पे py आ गया और यहाँ पे pz आ गया। फिर माइनस का आता है आपके पास j, इसको और इसको निगलेक्ट करो, x, px और आपके पास जो है वो z और pz। ठीक है, यहाँ पे आ गया pz और फिर प्लस का k, ये और ये निगलेक्ट करेंगे तो x और यहाँ पे y, यहाँ पे px और यहाँ पे p आपके पास z। और यहाँ पे चल रहा है कौन सा वाला आपके पास एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। अब अगर इसे मज़ीद सॉल्व करें तो L को भी हम लोग जो है वो x, y और z की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, यानी कि i, j, k की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि एक वेक्टर है और सवाल के अंदर भी उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि x, ly और lz जो है वो आप लोग हमें निकाल के बताओ। मतलब ये बताओ कि lx और ly जो है वो 0 है और lz जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अगर इसे हम लोग लिखें और इसको मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद अब यहीं से ऊपर से अगर हम लोग सॉल्व करें तो LXI प्लस का LYJ और प्लस का LZK, यानी कि यही वाला जो हमारे पास वेक्टर है इसको हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख लिया अपनी आसानी के लिए, ताकि हम लोग कंपेयर करवा लें कि इस वाले कंपोनेंट का या फिर इस वाले आई वाले जो है वो आपके पास पार्टिकल का जो आंसर है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई वाले का क्या आ रहा है और के वाले का क्या आ रहा है। इसके बाद जो है वो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये भी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर काफ़ी बार जो है सॉल्व किया हुआ और आप लोगों को भी आता होगा। तो आई और यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या आएगा, पी जेड इंटू वाई, ठीक है, माइनस का यहाँ पे जो आपके पास पी वाई और इंटू जेड, फिर जो है वो आपके पास आएगा माइनस का जे, यहाँ पे आएगा माइनस का जे और पी जेड इंटू एक्स, पी जेड इंटू एक्स माइनस का पी एक्स इंटू जेड, ठीक है। और सबसे आखिरी जो है आपके पास क्या है, के, और ये पी जेड नहीं था, ये पी वाई था, ठीक है, पी वाई था, एक्स अपॉन पी एक्स, वाई अपॉन पी वाई, सारा इसी तरह से चल रहा है, वो मिस्टेक होगी पीछे। तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा पी वाई और साथ में जो आपके पास एक्स और माइनस का आपके पास पी एक्स इंटू वाई। फिर अब यहाँ पे जो वो हिंट इस्तेमाल करने का टाइम है जो उन्होंने सवाल के अंदर हमें दी हुई है, और यहाँ पे अगर हम लोग बताएं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है कि z जो है वो 0 है। कैसे कि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर ही, तो जाहिर सी बात है कि z के ऊपर जो वैल्यूज़ होंगी वो तो सारी की सारी 0 होंगी ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, जहाँ जहाँ z आ रहा है सब जगह भी 0 पुट कर दो। तो LXI प्लस का LYJ और प्लस का LZK इक्वल्स टू I, P और P के साथ जो Z है इसका पार्टिकल वो 0, ठीक है, और माइनस का PY और यहाँ पे 0, माइनस का J, P की जगह पे साथ में जो है वो 0 मल्टीप्लाई होगा पूरी वैल्यू के साथ, और माइनस का PX और इंटू 0, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपके पास K, PYX और माइनस का PX इंटू वाई, ये एज इट इज़ रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर Z का कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा। अच्छा, अब यहाँ पे और सॉल्व करें तो हमें क्या पता लगेगा कि LXI प्लस का LYJ प्लस का LZK इक्वल्स टू ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस का 0 0, और जब 0 I से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 0, माइनस का ये भी पूरे का पूरा 0 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, 0 माइनस का 0 0, 0 J से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और प्लस का जो आपके पास K है ये एज इट इज़ रहेगा, पी वाई इंटू एक्स माइनस का पी एक्स और पी एक्स इंटू वाई, ये सिर्फ एज इट इज़ रहेगा, बाकी दोनों के दोनों 0 है। अब अगर आप लोग कंपेयर करवाओ तो LXI का जो आपके पास रिजल्ट आया या फिर सिर्फ LX का जो है वो आपके पास आंसर आया वो किसके इक्वल आया, यहाँ पे लिख दो कि ऑन कंपैरिजन या फिर बाय कंपैरिजन, या फिर लिख सकते हो आपके बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन
आपको क्या पता लगा कि एल एक्स जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। एल वाई भी जो है वो आपके पास 0 के बराबर है, जबकि एल जेड जो है वो 0 के बराबर नहीं है, बल्कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम नंबर 5 में जो उन्होंने हमसे पूछा हुआ था, ये वाली चीज़ प्रूफ करने के लिए, वो हम लोगों ने प्रूफ कर दी है ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास था प्रॉब्लम नंबर 5। इसी तरह अगर हम लोग बढ़े प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर, तो जल्दी से उसे भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो आपको क्या बता रहा है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि अ लाइट रिजिड रॉड, एक आपके पास हल्का लेकिन मजबूत रॉड है, 1 मीटर इन लेंथ, उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, लेंथ ऑफ द रॉड जो है वो आपके पास 1 मीटर है, और आपसे बोला जा रहा है कि रोटेट्स इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर रोटेट कर रही है अबाउट अ पिविट, एक पिविट या फिर जो है वो आप समझ लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके ऊपर हमने जो है वो फंसाया हुआ है एक रॉड 1 मीटर लॉन्ग थ्रू द रॉड सेंटर, रॉड के सेंटर के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एक रॉड है, अगर इसकी डायग्राम बनाओ, ये रॉड है 1 मीटर की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और इसके सेंटर के ऊपर जो हमने एक पिवट लगाई हुई है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम कर रही है, या फिर इसको घुमा रही है एक्स वाई प्लेन के अंदर इस तरह से, ये रॉड जो है वो यूँ रोटेट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg आर कनेक्टेड टू इट्स एंड, दो जो है वो आपके पास मासेज हैं, एक मास यहाँ लगा है और एक मास यहाँ लगा है, ये 2 kg का है, ये जो है आपके पास 3 kg का है, जो कि दोनों के एंड्स के ऊपर लगे हुए हैं। डिटरमिन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट द ओरिजिन ओ, द इंस्टेंट ऑफ स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दी हुई है आपको 5 मीटर पर सेकेंड की, और आपने एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकाल के बताना है। तो काफ़ी आसान सा जो है ये आपके पास प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे हम लोग रेडियस देखें, यहाँ पे हम लोग अगर मोमेंट आर्म या फिर रेडियस देखें जिसके अराउंड ये जो है ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इस वाले का रेडियस आएगा वो कितना आएगा 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और इसका भी जो आएगा वो आपके पास 1/2 का आएगा, यानी कि आधा मीटर यहाँ और आधा मीटर वहाँ जो है वो आपके पास रेडियस बन रहे हैं। इसको अगर सॉल्व करो तो सिंपली लिखो कि फॉर फर्स्ट बॉडी या फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर हम लोग सवाल को सॉल्व करें तो जो रेडियस होगा वो आपके पास 1/2 होगा, ठीक है, रेडियस की वैल्यू 1/2 है, और जो मास है आपके पास वो 2 kg है पहले वाले ऑब्जेक्ट का या फिर पहले वाले पार्टिकल का। और क्या चीज़ चाहिए होती है एल के लिए, वेलोसिटी उन्होंने आपको दी हुई है, वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, एल जो है आपने निकालना है। इसी तरह अगर जो यहाँ पे आप लोग करो फॉर सेकेंड पार्टिकल, तो फॉर सेकेंड पार्टिकल के लिए आप लोग क्या करोगे, रेडियस वही 1/2 होगा, मास जो है वो आपके पास 3 kg हो जाएगा जो कि उन्होंने दिया हुआ है, और जो वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, एल जो है आप लोगों ने निकाल के बताना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा है, इसको तो आप लोग जो है वो आसानी से सॉल्व कर लोगे। एल का फार्मूला क्या है mvr, ठीक है, और साइन थीटा भी नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये जो इसके अंदर इनके अंदर जो एंगल होगा रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या आएगा 2, वेलोसिटी की जगह पे आएगा 5, आर की जगह पे आएगा 1/2, और यहाँ पे भी फिर जो है वो आपके पास L = mvr/2 mvr, और इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा बस, और यहाँ पे जो है 1/2 आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। पहले वाले का जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 जूल/सेकेंड, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। 3 5 15, 3 × 5 15 आ रहा है, और इसको अगर डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास 7.5 आ रहा है। तो दूसरे वाले का जो ये L1 है, ठीक है, L2 का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 7.5 जूल/सेकेंड। अब चूँकि उन्होंने जो है वो पूरे सिस्टम का पूछा हुआ हमसे, तो पूरे सिस्टम का निकालने के लिए L = L1 + का L2 दोनों को ऐड कर दो, तो L = 5 + का 7.2
7.5, तो ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 7 और 5 जो है आपके पास 12 और 12.5 जूल इंटू सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गया पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। और अगर इसको जो है वो हम लोग बुक के अंदर मैच करें तो 12.5 kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। उन्होंने जो यूनिट इस्तेमाल की हुई है वो ये वाली की हुई है, kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो और जूल इंटू सेकेंड भी कर सकते हो। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6। और 6 के बाद जो है वो हमारे पास आखिरी जो प्रॉब्लम रह गया है वो प्रॉब्लम नंबर 10 है। तो प्रॉब्लम नंबर 10 भी हम लोग जो है वो देखते हैं और उसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 और 10 के बाद एक जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हम लोगों ने बोला था वो भी हम लोग जो है वो जल्दी से समझ के मतलब ऐसे ही जो सॉल्व कर लेंगे। क्या पता आपके एग्ज़ाम्स वगैरह के अंदर वो भी आपको इस्तेमाल में आ जाए, वो भी आपके इस्तेमाल में आ जाए। 10 जो है वो आपसे पूछ रहे हैं कि अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg मूव्स इन XY प्लेन। मास जो है वो आपके पास 0.3 kg है, XY प्लेन के अंदर वो पार्टिकल मूव कर रहा है। एट द इंस्टेंट इट्स कोऑर्डिनेट आर इज इक्वल टू 2,4 मीटर। एक इंस्टेंट के ऊपर, एक किसी खास लम्हे के ऊपर उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,4 है और जाहिर सी बात है कि ये डिस्टेंस होगा या फिर पोजीशन वेक्टर है। और जो इसकी वेलोसिटी है वो आपको दी हुई है 3i प्लस का 4j मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमिन द एंगुलर मोमेंटम। ये तो काफ़ी आसान है यार, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल निकाल के आपको बताना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करें इसका तो उन्होंने r जो है वो आपको दिया हुआ है 2i प्लस का 4j। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट थे, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। v जो है वो आपको दिया हुआ है 3i प्लस का 4j। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताओ। अभी हम लोग पीछे भी देख के आए कि अगर i j k की फॉर्म के अंदर दिया हो तो आप लोग कैसे सॉल्व करते हो, i j k। ठीक है, और अगर पार्टिकल जो है वो XY प्लेन के अंदर मूव कर रहा है तो Z की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी कि यहाँ पे 0 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0। इसे जो है मज़ीद सॉल्व करो तो L इज इक्वल्स टू। अब अगर आप लोगों को याद हो तो इसे अगर शॉर्ट करके करें तो हम लोग सिर्फ K वाली वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, यानी कि L का जो हमारे पास आंसर आएगा वो K की फॉर्म के अंदर ही आएगा, फिर सिर्फ K के अंदर आएगा आंसर। X और Y वाली वैल्यूज जो है वो 0 होंगी। अभी हम लोग पीछे भी देख के आ रहे हैं। अगर मज़ीद मतलब सॉल्व करवाना है तो सॉल्व कर लेते हैं। I सबसे पहले आएगा, ठीक है, और फिर ये दोनों 4 4 और 0 0, ठीक है, माइनस का J, फिर यहाँ पे आएगा 2 और 3, यहाँ पे आएगा 0 0, ठीक है, इसके बाद K, ये वाली छोड़ के यहाँ पे आएगा 2 4 और 3 4। इसको सॉल्व करोगे 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 0 मल्टीप्लाई होगा इससे 0, पूरे का पूरा जो है वो आपके पास क्या कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो I वाली जितनी वैल्यू थी वो पूरी 0 हो गई। फिर इसके बाद माइनस का J, ये इससे 0 मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे 0 मल्टीप्लाई होगा, पूरा 0, 0 J से मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट 0, और प्लस का K, 4 2 8, ठीक, और यहाँ पे जो है वो K भी मौजूद है, 4 2 8 और 3 4 माइनस के साथ 3 4 होते हैं कितने 12, तो यहाँ पे 12 हो गया। और I इज इक्वल्स टू 8 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 8 में से 12 जाएंगे 4 बचेंगे, और माइनस के साथ तो माइनस का कितने 4K, माइनस का 4K जो आपके पास आंसर है। और अगर इसको बुक से हम लोग मैच करें तो बुक के अंदर जो आंसर आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, बुक के अंदर कितना आंसर आ रहा है 1.2K आ रहा है। और अभी तक पूरा मतलब हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, ये आपके पास कितना है वेक्टर फॉर्म के अंदर है आपके पास L, और जो मास होता है उसको भी हम लोगों ने कॉन्सिडर करना होता है। यहाँ पे हम लोगों ने मास नहीं लगाया था, मास लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पे जो आपने मास भी लगाना है पूरा एंड में। और प्रॉब्लम आपने फार्मूले के अंदर भी जो ऐड कर लेना, अगर कहीं पे ऐड नहीं किया हुआ तो L इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा मास,
और फार्मूला भी शायद हमने यही पढ़ा था ना कि L जो होता है वो M इंटू वी और क्रॉस R होता है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग यूँ लिख सकते हैं, R के पार्टिकल यहाँ लिख दिए, ठीक है, V के जो है वो यहाँ लिख दिए, तो मास कहाँ गया, मास भी तो आएगा, तो मास जो है वो सब में एज इट इज़ यूँ चल रहा होगा। ये आंसर नहीं है, यहाँ पे जो है वो गलती थी, और यहाँ पे लिखोगे आप मास, और अब लिख सकते हो कि -4 और साथ में K, और अब जब आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे मास की वैल्यू पुट करके, ठीक है, तो जब मास की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0.3 और -4 के, और जब 0.34 से मल्टीप्लाई होगा 0.34 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 4 1.2, वही बुक वाला आंसर 1.2, और साथ में आपके पास K माइनस के साथ। तो ये आपके पास जो है वो आंसर है प्रॉब्लम नंबर 10 का, और साथ में इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, कौन सी लगाई हुई है, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आंसर है। और पिछले प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर भी जो हम लोगों ने इस तरह का फार्मूला यूज़ किया था, उसके साथ भी जो है मास इस तरह से मल्टीप्लाई के अंदर आ रहा होगा, मतलब जहाँ जहाँ ये फार्मूला लिखा हुआ है उसके अंदर मास भी जो है वो आप लोग ऐड करवा लो। अच्छा, अब आखिरी प्रॉब्लम, अगर हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम था हमारा वो देखें, अगर खुद से करने के लिए जो हम लोगों ने बोला था कि आपके शायद पेपर के अंदर घुमा फिरा के जो है वो क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं, तो आपका जो है वो टेस्ट भी हो जाएगा ना एक किस्म का, कि आप लोगों ने जितने प्रॉब्लम्स वगैरह किए हैं वो समझ में आए, या फिर जो आपने टॉपिक्स किए हुए वो समझ में आए या नहीं आए। तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जो है ये आप लोग जब हम लोग यहाँ पे डाटा बना लें, ये सवाल समझ लें, तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर जो है यहाँ पे हम लोग खुद से तो कर रही हैं। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि आपसे पूछा जा रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 400 ग्राम, एक पार्टिकल है जिसका मास है 400 ग्राम, ठीक है, रोटेट्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के रेडियस के अंदर एक पार्टिकल जिसका मास 400 kg है, 20 सेंटीमीटर के सर्कल के अंदर एक पार्टिकल जिसका मास 400 ग्राम है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है इस तरह से विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड जो कि ओमेगा होती है 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड जो है वो आपके पास मूव कर रही है या फिर रोटेट कर रहा है इतनी एंगुलर स्पीड से। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। सेंटर ऑफ द ऑर्बिट आपने क्या निकाल के बताना है, एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताना है। तो ये जो है वो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, और अगर नहीं हो रहा तो फिर यहाँ से जो है वो डायरेक्ट कंटिन्यू करना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले तो इन सबको हम लोग ऐसा यूनिट के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, और मास को अगर हम लोग ऐसा यूनिट के अंदर लेके जाएं तो ग्राम से केजी के अंदर जाना बच्चों वाला काम है, सबको पता है। 400 को डिवाइड कर दो आप लोग 1000 से तो केजी के अंदर चला जाएगा, तो कितना आएगा 0.4 kg, कैलकुलेटर में कर लेना। आर जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा जब आप इसको मीटर के अंदर लेके जाओगे, 20 को जब डिवाइड करवाओगे 100 से तो 0.2, और साथ में आ जाएगा आपके पास मीटर जो कि ऐसा यूनिट है। और अगर एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग चेंज करें ऐसा यूनिट के अंदर, उन्होंने जो हमें सवाल में दी हुई है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड है, और हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी की जो ऐसे यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड के अंदर होती है। तो इससे अगर चेंज करना हो रेडियन पर सेकंड के अंदर तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो आपको 1.5 दिया हुआ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ 2 पाई से, तो आपके पास रेडियन पर सेकंड के अंदर चली जाएगी वो वैल्यू। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन जाएगा 3, और साथ में पाई एज इट इज रहने दो। आप जब सवाल में सॉल्व कर रहे होगे तो उसके बाद उस वक्त जो है सॉल्व कर लेना। तो रेडियन पर सेकंड। अब जो है वो मेन काम है हमारे पास फार्मूले का। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है वो आपके पास किसके बराबर होता है, mvr। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है उन्होंने एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, और यहाँ पे फार्मूले के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो लीनियर वेलोसिटी होती है। तो जो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, और वो कौन सा रिलेशन था, v = r ओमेगा। सिंपली ये वाली ट्रिक थी इस वाले सवाल के अंदर। तो आप v की जगह पे जो है यहाँ पे सिंपली क्या पुट करोगे,
r इंटू ओमेगा, और जो सवाल है वो सॉल्व है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 0.4 जो कि मास है, r की जगह पे आ जाएगा 0.2, ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 3 पाई, और r की जगह पे दोबारा से 0.2। और इस सब को जब आप लोग कैलकुलेटर के अंदर डाल के सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर है वो कितना आएगा, 0.150 और जूल इंटू सेकेंड। तो जितने लोगों ने सॉल्व किया खुद से और उनका आंसर आया ये वाला 0.150 जूल इंटू सेकेंड, तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने सही से सॉल्व किया है। और हमारे पास आंसर जो यहाँ पे मौजूद है ये आपकी बुक के अंदर नहीं है प्रॉब्लम, ये अलग से जो है वो कहीं से मैंने निकाला था, ठीक है। तो आंसर जो है उसके अंदर भी इतना ही है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसका आंसर इतना है। और इसी के साथ साथ फिर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम, वो ख़त्म हुआ। इसकी थ्योरी भी हम लोगों ने ख़त्म कर ली, और जितने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो भी हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर जो है कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो से जो है वो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 6 है, और शायद ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है आपका। तो नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर नंबर 6 को हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।